पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग आर्टिकल 12 के बारे में बात करेंगे, जो कि फंडामेंटल राइट्स जहां से शुरू होती हैं, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। हालांकि आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट को लिस्ट नहीं करता है, वो आर्टिकल 14 से शुरू है, जैसा कि हमें पता है, राइट टू इक्वेलिटी से, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही बात करता है, ठीक है। इट डज नॉट लिस्ट फंडामेंटल राइट बट इट टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 12 बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में। वो स्टेट नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वो स्टेट नहीं, वैसे स्टेट की बात नहीं हो रही। डेफिनेशन ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी अथॉरिटीज हैं जो हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर सकती हैं और उनके खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो सारी अथॉरिटीज हमारी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकती। कुछ ही अथॉरिटीज ऐसी होती हैं जो कि आर्टिकल 12 में बताई गई हैं। वही अथॉरिटीज स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आती हैं और वही अथॉरिटीज हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर सकती हैं और उन्हीं अथॉरिटीज के खिलाफ हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये कुछ 4 अथॉरिटीज हैं जो हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर सकती हैं। So the authorities and instrumentalities which are included in Article 12 are, सबसे पहली the government and Parliament of India, government या फिर Parliament of India। दूसरी the state government and the legislature of each state, विधानसभा और विधान परिषद। तो भी कोई भी पर्सन कोर्ट जा सकता है अगर इन्होंने फंडामेंटल राइट वायलेट की है। तो ऑल लोकल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, तो ये सारी चीजें, अगर कोई लोकल अथॉरिटी है, म्यूनिसिपैलिटी अगर किसी एरिया की किसी की राइट वायलेट करी है तो उसको उस चीज को भी लेकर के कोई इंसान कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। 4th वाला, अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब अदर अथॉरिटीज तो बता दिया, लेकिन अदर अथॉरिटीज की लिस्ट नहीं दी हुई है। माइंड यू, अदर अथॉरिटीज की लिस्ट नहीं दी हुई है कि क्या क्या चीजें अदर अथॉरिटीज में आएंगी। लिख तो दिया कि अदर अथॉरिटीज जो कि इंडिया की टेरिटरी में है, लेकिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अदर अथॉरिटीज में आएंगी तो वो नहीं बताया गया है। ये अभी भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। अब आप कहेंगे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब ये होता है कि केस बाय केस डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास जब कोई केस जाता है तो वो डिसाइड करती है कि इस अथॉरिटी को अंडर स्टेट लेना चाहिए, मतलब ये स्टेट की डेफिनेशन में आएगी या नहीं आएगी। मान लो कि अगर किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड केस गया है सुप्रीम कोर्ट के पास, एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड केस गया है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो वो केस के हिसाब से डिसाइड करा जाएगा कि वो यूनिवर्सिटी स्टेट के अंडर आएगी, कोई भी यूनिवर्सिटी स्टेट के अंडर आएगी कि नहीं आएगी। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में, इन चारों को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं आर्टिकल 12 के बारे में कि ये क्या बताता है। आर्टिकल 12 डज नॉट गारंटी एनी राइट। सबसे पहली बात तो मैंने आप लोगों को ये बताई, कोई राइट गारंटी नहीं करता है ये, बट स्पेसिफाइज द अथॉरिटीज एंड बॉडीज। लेकिन किस चीज को स्पेसिफाई करता है? उन अथॉरिटीज को और कुछ बॉडीज को that are deemed to be state, जिन्हें हम स्टेट कहेंगे, and against whom the fundamental rights can be enforced, जिन्हें हम स्टेट कहेंगे और जिनके खिलाफ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराया जा सकता है। फिर से एक बार कि सारी अथॉरिटी जो भी इंडिया में है, उन सबके खिलाफ आप फंडामेंटल राइट एनफोर्स नहीं करा सकते। जो आर्टिकल 12 में अथॉरिटीज बताई हैं, सिर्फ उनके खिलाफ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये बताया है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 डिफाइंस स्टेट, इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ स्टेट कि ऐसी कौन सी अथॉरिटीज हैं जो हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट कर सकती हैं और वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आती हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आगे के वीडियोस में हम लोग इन चारों को पढ़ेंगे ताकि और आसानी से कुछ केस लॉज के साथ सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।